Assalamu alaikum, dear students. In the previous video, we have studied that what is the cause of friction, how friction occurs. तो वहाँ पे हमने बताया था कि फ्रिक्शन occur करती है because of roughness of surfaces or irregularities between the surfaces, irregularities of the surfaces. तो वहाँ पे क्या होता है जो इरेगुलरिटी होती है वो दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटी हैं वो आपस में इंटरलॉक होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे इंटरलॉक हो रही है। तो इसकी वजह से जो है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन उस मोशन को अपोज करता है। देखिए, जब आप इस साइड से फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे ये इंटरलॉक होगा यहाँ पे, तो ये रफनेस जो है इस सरफेस की, दोनों सरफेस की जो रफनेस है ये इस मोशन को अपोज करेगी। okay? So this was the cause that whenever an object is moving or object tries to move, the friction force opposes its relative motion. एंड वी हैव also studied, हमने इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ा कि जितनी ज़्यादा सरफेस रफ़ होगी या जितनी ज़्यादा सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होगी तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। तो अगर सरफेस स्मूथ होगी, फ्रिक्शन कम होगी, तो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे। So basically, there are two types of frictions. There are two types of frictions. One is static friction, and another one is sliding friction. यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक है static friction और दूसरी है sliding friction. So let me differentiate between the static friction and sliding friction. The static friction is the force required to overcome friction at an instant. At an instant, object starts moving from the rest is a measure of static friction. Static friction वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में हो तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक जो है यहाँ पे एक हैवी बॉक्स है, ये एक हैवी बॉक्स है। जब तक ये हैवी बॉक्स मूव ना करे, यानी कि जब तक कि एक जगह पे हम फोर्स अप्लाई अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉक्स जो है ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि अभी अभी इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और जब जब हम वो फोर्स लगाएंगे, अप्लाई अप्लाई करेंगे, इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे कि ये बॉक्स जो है मूव करना स्टार्ट हो जाए, तो उस फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, जब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस वक्त जो उसकी फ्रिक्शन होगी दैट विल बी कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह है, रेस्ट पे है, तो उस फ्रिक्शन जो उस वक्त फ्रिक्शन जो है उसके अंदर होगी, दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। So the definition of sliding friction is the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को जब तक वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स उसके अंदर जो फ्रिक्शन है दैट विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वाई दिस हैपन्स, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों जो है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में जो दोनों सरफेस होती हैं उनके अंदर जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो इंटरलॉकड होती है, यानी कि वो आपस में इंटरलॉकड होती है, और हम उतना फोर्स अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम इन इस इंटरलॉक इस लॉक को जो है
तोड़ सके। ठीक है। जब हम इतना फोर्स अप्लाई करते हैं कि हम उस जो है उस इंटरलॉक को या उस लॉक को तोड़ तोड़ लेते हैं, तो उस वक्त जो है एक 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 बॉडी मूव करेगी, एंड दैट दैट मूविंग दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस वक्त उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। दैट मीन्स इंटरलॉक लॉक जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब लॉक ये जो दोनों सरफेस है इंटरलॉकड नहीं है। और अब हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है। हमने अभी देखा कि फ्रिक्शन की वजह से हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है चीज़ों पे, ताकि हम किसी चीज़ को मूव करा सकें। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है इट इज़ नेसेसरी, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, फ्रिक्शन नेसेसरी इवल। अगर एक तरह से ये जो है एक एक तरह का इसका नुकसान है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। यानी कि हम हमारा ये ज़िंदा रहना जो है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अभी आप देखो कि क्यों। देखो, जो भी हम काम करते हैं ना, या गाड़ी चलाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं या कोई चीज़ जो है बांध लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो या कोई चीज़ जो है हाथ में रखते हैं या नीचे रखते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो फ्रिक्शन कितना ज़रूरी है ये आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई चीज़ जो है ये कोई नेल वॉल के अंदर फिक्स करनी है, तो उसके लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। क्योंकि अगर वॉल और नेल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम इस नेल को जो है इसमें पुश नहीं कर सकते थे। ये फ्रिक्शन की वजह से है जो नेल और वॉल के दरमियान है, ये फ्रिक्शन ही की वजह से कि हम इस नेल को दबा पा रहे हैं। क्योंकि अगर अगर फ्रिक्शन ना होती, दैट मीन्स वी कैन नॉट होल्ड दिस दिस नेल ऑन द वॉल। हम इस नेल को वॉल पे होल्ड नहीं कर सकते थे। और जब हम कार चलाते हैं या कुछ भी चीज़ चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम ना गाड़ी चला सकते थे ना मोटरसाइकिल चला सकते थे। क्योंकि हम तो मूव करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए मूव करते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं। दैट मीन्स वी कैन नॉट स्टॉप एट ऑल। जब हम एक मरतबा स्टार्ट करेंगे चलना, और उसके बाद हम स्टॉप का नाम ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देयर विल नो फ्रिक्शन एट ऑल। दिस मीन्स दैट देयर विल नो opposing force which will oppose this relative motion. तो वहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगी। दैट मीन्स वी विल कंटिन्यू टू टू मूव। सो हम कोई बिल्डिंग भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम फॉर एग्जांपल जब हम रॉक्स नीचे डालते हैं तो उसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, दैट मीन्स वी कैन नॉट ले द रॉक ऑन द ग्राउंड। हम ग्राउंड पे रॉक ले कर ही नहीं सकते। दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट बिल्ड द हाउसेस, वी कैन नॉट बिल्ड द टॉल बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। तो हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, और आप जो है डे टू डे लाइफ में इस एक्सपीरियंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी जगह बैठ रहे होते हैं, तो ग्राउंड और हमारे दरमियान एक फ्रिक्शन है, इसीलिए हम बैठ पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम बैठ भी नहीं सकते थे, या हम चल भी नहीं सकते थे। चलना हमारा भी मुश्किल होता है, यानी कि इम्पॉसिबल था ऑलमोस्ट। जब हमारे पैरों और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन है, तो तभी हम चल पाते हैं।
ठीक है ना। आपने देखा होगा जब ये बर्फ़ जो है जमी हुई होती है तो उसके ऊपर जो है चलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। तो अगर बिल्कुल फ्रिक्शन ही ख़त्म होती तो चलना भी जो है दैट वाज इम्पॉसिबल। तो ये फ्रिक्शन कितनी ज़रूरी है आप खुद जो है सोच, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि फ्रिक्शन जो है कितनी नेसेसरी है, कितनी ज़रूरी है। तो आपको मैं एक चीज़ जो है रिकमेंड करूँगा कि आप एक कॉपी में जो है अपनी नोटबुक में एक साइड से आप इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन लिखो और दूसरी साइड से आप डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एक साइड से एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और दूसरी साइड से डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अभी मैंने जो जो एडवांटेजेस बताई आप वो भी लिखो और अपने जो है डे टू डे लाइफ में जितनी आप एडवांटेज देखते हो अबाउट फ्रिक्शन वो भी आप अपनी इस जो है नोटबुक में कवर करो और दूसरी तरफ से आप डिसएडवांटेज भी जो है लिखो। जो हम अब पढ़ेंगे कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। हाउ इज़ इट एन इवल, जिस तरह हमने कहा कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इवल। ये तो एक साइड से इवल तो है लेकिन दूसरी साइड से फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन के बगैर काम नहीं चल सकता। सो हाउ इज़ दिस? On the other hand, friction is an evil. Okay, it wears out the material, whether they are screws, ball bearing, or soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot or bridges at railway station. तो अभी मैंने जो कहा कि दूसरे साइड से जो फ्रिक्शन है इट्स एन इवल। क्योंकि ये जो है चीज़ों को जो है पुराना करता है, चीज़ों को घिसा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है स्क्रू को घिसा देता है, या वो बॉल बेरिंग जो होती हैं मशीन्स में उनको घिसा देती हैं, या यू कैन सी हियर दी सोल्स ऑफ द शू। ठीक है ना, इनको जो है घिसा देती हैं जिसकी वजह से फिर ये जो है इट टर्न आउट, तो ये जो है फट जाती है। तो या एक और डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन की कि इट प्रोड्यूसेस हीट आल्सो। जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट्स को जो है रब करते हो आपस में, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज एक्टिंग between those two objects, and when the friction acts it produces heat. फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करती है, एंड दिस मीन्स दैट व्हेन द हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, आपको पता है कि जब हीट जो है प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे जो है एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, क्योंकि जो भी एनर्जी हम किसी एनर्जी जो है ये कन्वर्ट भी हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, एट्सेट्रा। तो जब हम फ्रिक्शनल फोर्स किसी पर लगाते हैं, या जब हम कोई फोर्स फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स किसी चीज़ पे लगाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक वो जो फोर्स है वो दूसरे फोर्स में या दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। दिस मीन्स दैट व्हेन द फ्रिक्शन एक्ट, तो जब फ्रिक्शन एक्ट होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। तो ये भी इसकी जो है एक डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप अपने हाथों को आपस में जो है आपस में रब करो 2-4 मिनट तक, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, जो आपका जो मस्कुलर फोर्स था या जो आपने अपने हाथों को जो है रब करा है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है।
या जो भी चीज़ जिनके दरमियान फ्रिक्शन एक्ट होगी वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। जिस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि मैच स्टिक जो है ये हम एक रफ सरफेस पे इसकी जो है फ्रिक्शन कराते हैं तो वहाँ पे फायर जनरेट होती है, द फायर इज जनरेटेड। तो इस फ्रिक्शन को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि किसी जगह हमें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होती है, तो उस फ्रिक्शन को हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे या हम उस फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, तो हम ये भी हम देखेंगे। और किसी जगह हमें फ्रिक्शन कम चाहिए होती है, किसी जगह फ्रिक्शन जो है हमें रिड्यूस करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम उस फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे ये भी हम जो है देखेंगे।